हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं आशु। इन्होंने पीएयू सीईटी और पीएयू बीएसईटी के दोनों एंट्रेंसेस दिए थे और दोनों में बहुत अच्छा रैंक भी सिक्योर कर चुके हैं। इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कैसे रहा, एग्ज़ाम का एक्चुअल में एक्सपीरियंस कैसे रहा और इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी जिनको इन्होंने फॉलो करके जो टॉप रैंक है वो अचीव किए हैं, और आपको भी कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप भी इनके जैसे जो अच्छे मार्क्स एंड रैंक हैं वो सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, कहाँ से हो आप, आपने जो एग्ज़ाम में कितने कितने रैंक रहे हैं सीईटी एंड बीएसईटी। My name is Ashu. I am from Ludhiana, and I gave PAU CET and BSCT. I got 13 rank in CET and 7 rank in BSCT. ठीक है जी, ग्रेट। सीईटी और बीएसईटी का जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है या थोड़ा अलग है? थोड़ा सेम ही है। ठीक है। सीईटी में तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे इजी कौन सा लगा? बायोलॉजी। तीनों में से सबसे मुश्किल? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऐसा क्या मुश्किल था? उसके अंदर थोड़ा वाइड था। ओके, आपने कौन से कोर्स शॉर्टलिस्ट किया है पीयू के अंदर? बिकॉज सीईटी के अंदर आपका जैसे 13th रैंक है, आप सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हो, सारे कोर्सेज में मिलने का अच्छा चांस है। कौन सा कोर्स आप एक्चुअल में लेना चाहते हो? BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये कब से सोचा आपने? पहले से डिसाइडेड था या बाद में डिसीजन बनाया? बाद में डिसीजन बना था जब मैंने सारे कोर्सेज के बारे में रिसर्च कर लिया था। ठीक है। आपने सीईटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? अराउंड 4 months बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है। क्या ये 4 मंथ का ड्यूरेशन इनफ होता है सीईटी की प्रिपरेशन के लिए या थोड़ा और टाइम मिल जाता तो और बेटर होता? मेरे लिए तो इनफ था, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है जी, ठीक है। कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए हमें सीईटी की प्रिपरेशन के लिए? मैं तो सनी कोचिंग क्लासेस के मटेरियल पे डिपेंडेंट था। ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप दोनों हमारे कोचिंग के मटेरियल से ही करते थे? यस। ठीक है, ठीक है। आपने ऑनलाइन कोर्स लगाया या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन कोर्सेज आपको कैसे बेटर लगते हैं ऑफलाइन से? ऑनलाइन बस आने जाने का टाइम बच जाता है और कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उनसे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग से तो बनते नंबर भी कम हो सकते हैं। कैसे बच सकते हैं हम नेगेटिव मार्किंग से? जहाँ से नहीं आते उन्हें नहीं अटेम्प्ट करना। ठीक है, ठीक है। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए? थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा और क्वेश्चंस थोड़े कम हो जाएंगे तो सर जाएगा, लेकिन थ्योरी के अंदर कोई पॉइंट पूछ लिया वो नहीं आता तो फिर वो सीधा माइनस है, फिर नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है। क्या अकेली एनसीईआरटी इनफ है या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाना पड़ेगा सीईटी की प्रिपरेशन में? थोड़े फैक्ट्स के लिए आउटसाइड जाना पड़ेगा। बोर्ड के, आपका बोर्ड का कौन सा बोर्ड था, कितना परसेंटेज रहा? मेरा CBSE बोर्ड था और मेरे आए थे 89.6। ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन से सीईटी डिफ़िकल्ट है या बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही लेवल है? थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर एक ही बार ऐसे माइंड जाता है, एक कम ड्यूरेशन में 3 आवर्स के, नहीं तो बोर्ड का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है पर डे। ठीक है, ठीक है। सीईटी की प्रिपरेशन के लिए आपने सनी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करा। आपको सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन ब्राउज़र से। ठीक है। तो आप एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा, क्या हम उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए हैं आपकी? यस, अच्छा था, सारा कुछ एक्सप्लेन था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, काफ़ी कुछ जौन से क्लास के अंदर चीज़ें डिस्कस हुई थी वही काफ़ी सारी आ गई थी। ठीक है, मतलब जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे या जो मटेरियल का पार्ट था उनमें से क्वेश्चंस रिपीट हुए थे? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अगर आशु जी आपको पास्ट में जाने का मौका मिले और आप अपने आप को कहाँ पे करेक्ट करना चाहोगे कि आशु अगर तू को ऐसे नहीं ऐसे करेगा तो और भी बेटर स्कोर कर सकता है? नो डाउट आपका रैंक बहुत अच्छा है, बट ऑफकोर्स हमें ह्यूमन को कंपैरिजन अच्छा लगता है, हम अपने आप को और बेटर करना चाहते हैं। कहाँ पर आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना चाहोगे क्योंकि वो मिस्टेक कोई और स्टूडेंट ना कर रहा हो राइट नाउ? जैसे फिज़िक्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्चुअल और थ्योरी टाइप क्वेश्चन थे जिनका हमें नॉट अटेम्प्ट ही करना पड़ा, नहीं तो वो नेगेटिव हो जाना था। उनके ऊपर अगर फोकस कर सकते हो तो कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जितना आप एनसीईआरटी को सारा रीड करो और जौन सा सर एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो कर लो। बायो के अंदर भी सेम ही है, जितना एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है, पेपर टाइम पर पूरा हो जाता है क्योंकि 3 आवर्स और 180 मिनट्स 200 क्वेश्चंस, 1 मिनट भी पूरा नहीं मिला एक क्वेश्चन को, 40-45 सेकंड ही मिले। इज इट इनफ 3 आवर्स में पूरा हो जाता है कि टाइम कम पड़ता है? आपको बायो का थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ऐसा ही होता है कि एक क्वेश्चन को देखते ऑप्शन देखते ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम ही क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। केमिस्ट्री के और फिजिक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं थ्योरी टाइप जो आंसर नहीं आता तो नहीं आता, उन्हें अटैम्प्ट करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं, मेन टाइम न्यूमेरिकल्स या फिर सोचने वाले क्वेश्चंस पे जाता है, वो भी मैनेज करके आप कर सकते हो। ठीक है, BSET में 7th रैंक, CET में 13th रैंक, बहुत अच्छा रैंक है। क्या रिजल्ट से पहले एग्ज़ाम के बाद ये एक्सपेक्टेड ही था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, इतना तो मैं ले ही लूँगा? नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितनी रेंज में आएगा? क्योंकि हज़ारों बच्चे हैं पेपर देने वाले। मुझे तो एग्ज़ाम के लेवल का नहीं पता था कि किस बच्चे के दूसरों का कितना लेवल होएगा, मैंने तो अपना बेस्ट देने का ट्राई किया था। ठीक है, फिर भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही हो कि यार मेरा इतना रैंक तो आएगा ही, मोर देन 100, लेस देन 100, कितना का एक्सपेक्टेशंस थी? मैंने तो अपना बेस्ट ही दिया था, मुझे रैंक का ज़्यादा क्लियर नहीं था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो भी जिनको फॉलो करके आप जैसे अच्छा रैंक लेके अपनी एडमिशन को सिक्योर कर सकें? टिप्स तो यही है, NCERT से करो उससे आपका मेजॉरिटी पेपर के अंदर बेसिक जॉन से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन करोगे तो फिर जॉन से आउट ऑफ NCERT वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और जॉन से आउटर कंसेप्ट है वो आपके फिर उससे भी हो जाएंगे। ठीक है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन कई जगह पर डीमोटिवेशन लगती होगी, नेगेटिविटी आ जाती है यार कि इतना कम टाइम है, 3 महीने है, 4 महीने है और 2 साल का सिलेबस है, 4 महीने में थोड़ी कंप्लीट होगा, 4 महीने में मैं 2 साल का सिलेबस कैसे कर लूँगा? आपके मन में भी कभी आया? कैसे डील किया इसके साथ? डील किया, उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के और सीधा करके, नहीं तो अगर ज़्यादा उस साइड दिमाग में माइंड जाए तो फिर थोड़े टाइम ब्रेक ले लो, 1-आधा घंटा। ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम पे आपके लिए रोल मॉडल कौन से थे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जौन से चैप्टर में नहीं किए वो वाले थे कि उन्हें मुझे करना चाहिए ताकि मैं उनके क्वेश्चंस कर पाऊँ पेपर में। मेरे टीचर और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे, मेरे मदर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया पॉजिटिविटी के साथ और सर ने भी ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझाया और इन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई थी, उससे काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिली थी। ठीक है जी, ठीक है। मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के जो है वो कितने की यूज़फुल होते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले हम लाइव क्लासेस में भी मॉक पेपर्स ही करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी मॉक पेपर्स ही देते हैं, कितने की यूज़फुल रहते हैं फाइनल रिवीजन के लिए? वो यूज़फुल होते हैं क्योंकि जब आप उन्हें देखते हो आपको पता लगता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और उनके अंदर जौन सा कोई ऐसा रैंडम फैक्ट वाला क्वेश्चन होता है उसका भी आपको पता लग जाता है कि ये भी कुछ होता है, जिससे अगर आपको याद रह गया तो आप पेपर के अंदर उसे टिक कर सकते हो अगर आया तो, और उससे आपको ये वाली चीज़ भी पता लग जाती है कि ये वाला टॉपिक भी करता है एग्जिस्ट, इसलिए आप उसे उसके आसपास पढ़ के कर सकते हो अगर इनके से कुछ आ गया। ठीक है। क्या कुछ क्वेश्चंस मॉक पेपर से और जो हमारा स्टडी मटेरियल था उनमें से सिमिलर भी देखने को मिले एग्जाम? हाँ जी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे क्वेश्चंस देख के बूस्ट हो जाता है? हाँ जी। ठीक है। BSc एग्रीकल्चर के बाद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स तो अभी कुछ नहीं, मैं कॉलेज के जाके एक्सप्लोर करूँगा और प्लान्स को। ठीक है, ठीक है। प्रेपरेशन के टाइम पे आपका बिगेस्ट फियर क्या था? एक चीज़ होती है ना कि यार ये इससे बड़ा डर लगता है, ये पता नहीं मुझे आगे बढ़ने देगी कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता ड्यू टू दैट, ऐसा कोई डर था? डर तो ऐसे अगर आप मेजॉरिटी बोल लो वो तो ऐसे कुछ नहीं था, बस यही था कि ज़्यादा सिलेबस है, थ्योरी ज़्यादा है काफ़ी सारी, इसे मैं उन 3 घंटों के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करूँगा काफ़ी कम टाइम में। ठीक है, बस वही था मेनली। ठीक है। इससे CET BSET के अलावा और कौन कौन से एंट्रेंसेस दिस ईयर आपने दिए? और एक नीट का दिया था, उसके अंदर हुआ नहीं ठीक से। ठीक है, 400 के आसपास था। ठीक है, तो 400 के आसपास आपका नीट में स्कोर था, तो एक बार जब नीट में स्कोर थोड़ा सा पीछे है जैसे, तो डीमोटिवेशन हो जाती है यार कि मेरे से नहीं होगा। क्या ये थॉट में नहीं आया कि यार मेरे से जब नीट नहीं हुआ मैं CET में भी क्या ही करूँगा? ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आया था, फिर मैंने सोचा एक बार तो किया ही हुआ, क्या पता हो जाए। ठीक है, तो वो मतलब डीमोटिवेशन को ओवरकम करके कैसे आपने इतनी प्रैक्टिस करी और सक्सेस को अचीव किया, वो मैं जर्नी जानना चाहता था। प्रैक्टिस ऐसे कही मैंने, थ्योरी पे दोबारा अपनी पकड़ बनाई, जैसे नीट के अंदर 400 स्कोर के बाद काफ़ी ज़्यादा हेट आ रही थी थ्योरी के टुवर्ड्स की, हुआ नहीं, फिर मैंने दोबारा ट्राई करने का मतलब ऐसे ट्राई किया दोबारा उन चैप्टर्स को करने के लिए, और फिर मैंने अपने ऊपर दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया,
फिर हो गया। आप एक बहुत बड़ी खुद इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए कि जिन बच्चे का लेट्स से नीट में स्कोर कम भी है वो अभी भी सीईटी के लिए प्रेपरेशन करके अपना करियर सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लिमिटेड टाइम में भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। लाइक 4 इयर्स की डिग्री के बाद भी आप काफ़ी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और वही MBBS के बाद फिर आपको MD के लिए प्रेपरेशन करनी पड़ती है, नीट PG के लिए, फिर उसके बाद भी एग्जिट टेस्ट आज की डेट में कंपलसरी होते जा रहे हैं, तो 10 इयर्स का टाइम निकल जाता है। इसमें आप 4 इयर्स प्लस में भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। और ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का नीट में स्कोर पीछे है तो वो अपनी हिम्मत छोड़ दे कि भाई मेरे से कुछ नहीं होगा। अदर ऑप्शंस भी जैसे BSc एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आप ऐसे सोचते हो? ऐसा मुझे पहले लग रहा था नीट के बाद, जब मेरा स्कोर काफ़ी कम आया था, लेकिन जब मुझे ऐसे अदर एंट्रेंसेस का पता लगा तो फिर मैंने ट्राई किया, फिर हो गया था। ठीक है। आपको वैसे ये PAU CET के बारे में या BSc एग्रीकल्चर के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि आप तो नीट वगैरह की लाइन में थे, इसमें कैसे पता लगा? इसके ऊपर मैंने ब्राउज़र सर्चेस की थी कि अदर ऑप्शंस कैसी थी, क्योंकि मुझे सेकंड ड्रॉप नहीं लेना था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ड्रॉप था इट मीन्स? हाँ जी। ठीक है, तो ठीक है, अदर ऑप्शंस और भी निकले होंगे, वेटनरी है, बाकी बतेरा कुछ बहुत कुछ है, तो वाई PAU ओनली? मैंने वेटनरी के साइड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से नहीं जाना था, और फिर एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन ठीक लग रहा था, मैंने उसकी साइड चला गया। फार्मेसी, बायोटेक, फूड टेक, न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, अदर ऑप्शंस भी हैं, उतना आपको वो इंस्पायर नहीं करते, राइट? हाँ जी। ठीक है, ग्रेट। एग्ज़ाम से पहले आप क्या प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते थे? कितने टाइम सेल्फ स्टडी, कितने टाइम क्लासेस, क्या फॉलो करते थे? मेरा तो जैसे ऑनलाइन था इसलिए मुझे क्लासेस के बाद भी काफ़ी सारा टाइम मिल जाता था। जैसे अगर ऑनलाइन का ये भी बेनिफिट था, अगर इन केस क्लास के अंदर जो चीज़ आपको आती है आप साथ पैरेलल किसी और चीज़ की थ्योरी रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको मोर चांसेस हो याद रहने के पेपर में। ठीक है। एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इनफ रहते हैं? कितने क्वेश्चंस जितने आपको अच्छे लगे उसके अंदर आप उतने कर सकते हो, क्योंकि चांस ये है कि जो जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं उसके बाद भी आपसे वो वाला क्वेश्चन ना हो कि उन्होंने उस चैप्टर से कोई ऐसा थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया हो जो आपको पता ही ना हो। इसलिए अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करो एक चैप्टर से तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या प्रॉपर प्लान था? आपको टीचर्स ने चैप्टर वाइज वेटेज भी गाइड करी होगी कि किन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा रह सकती है, किन के ऊपर फोकस करना है, किन के ऊपर फोकस नहीं करना? क्या वो सेम पहले तो पैटर्न देखने को मिला पेपर में? हाँ जी, वो मोस्टली पैटर्न सेम था, जितने आपने ज़्यादा बताए थे उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया था। और जिनके ऊपर कम फोकस वाले थे उनमें से अगर कोई फेवरेट चैप्टर था उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। वैसे सारे करने होते हैं। ठीक है। क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे आप? सारे चैप्टर्स करने की, जौन सा एक अच्छा नहीं लगता पहले उससे कर लो, फिर उसके साथ जौन सा फेवरेट वाला है उसे भी साथ ही कर लो, फिर आपका थोड़ा वो मोटिवेशन और इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन से बेटर जब रिजल्ट मिला है तो खुद को और घर वालों को कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई थी रिजल्ट के बाद। और फाइनली आप सनी कोचिंग क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका कोचिंग का रिव्यू कैसा है? कोचिंग का रिव्यू तो फिर ये काफ़ी अच्छी कोचिंग है। इनका जौन सा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल था वो भी काफ़ी अच्छा था। ऑनलाइन का बेनिफिट भी मिल रहा था, जैसे सारी क्लासेस टाइम पे लग रही थी, और जौन से मॉक टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे कवर भी हो रहे थे, क्वेश्चंस और टॉपिक। बस कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी रही हैं आपकी? हाँ जी, जैसे पेपर के एंड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस अराउंड 11 आवर्स, और संडे को भी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा क्लासेस रख रहे थे। ठीक है। तो फिर इसके बाद सेल्फ स्टडी को कब टाइम मिलता था जब इतने घंटे की क्लासेस? सेल्फ स्टडी को अगर आपने टाइम निकालना है, आप जैसे मैंने पैरेलल आप कर सकते हो। अगर कोई टीचर जौन सा टॉपिक कराए क्लास के अंदर आपको आता तो फिर आप उसके साथ पैरेलल कर सकते हो जो आपको चीज़ नहीं आती, और जौन सा टाइम बाकी का बच जाता है उसके अंदर भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। स्लीप साइकिल कितना था, कितने घंटे सोते थे? स्लीप साइकिल अराउंड आप पर डे 6 to 4 आवर्स लगा लो। सिर्फ 4-5 घंटे? हाँ जी। बाकी फुल टाइम प्रैक्टिस को? प्रैक्टिस, या फिर अगर मैं नहीं कर रहा तो फिर थोड़ी ब्रेक लेके। अच्छा। आपका सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कोई चीज़ें थी जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे मोबाइल ऐप्स होती हैं आजकल, या फ्रेंड्स होते हैं, या इंटरनेट है? मेरे लिए तो आप फ़ोन के ऊपर जौन सी अदर डिस्ट्रैक्शंस, यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ सजेशन के अंदर आ जाए आप उसे मान लो, और जौन सा नीट के बाद मेरा स्कोर था काफ़ी लो था, उसके स्कोर की डिमोटिवेशन को भी आप डिस्ट्रैक्शन कह सकते हो। ओवरकम कैसे करें इनको?
ओवरकम आप ऐसे ही कर सकते हो कि एक बार थोड़ा रेस्ट करके आप दोबारा स्टडीज़ के ऊपर लग जाओ और आप अपने किसी फेवरेट चैप्टर से स्टार्ट करो ताकि आपका उसके अंदर मन लगा रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये हमारी वीडियो स्क्रिप्टेड थी? क्वेश्चन आंसर्स पहले आपको दे देते कि भाई फटाफट रट्टा मार लो, यही पूछेंगे कि नहीं। जो दिल से आ रहा है वही बातें चल रही हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था क्वेश्चंस के पहले। ठीक है। क्या हम फ्यूचर में ये वीडियो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? ओके, यस यस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम आशु। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और अपनी डिज़ायर्ड मंजिल पे पहुंचे, बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी। अब एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, और बहुत अच्छी प्रॉस्पर करें आप, बिकॉज ये एंड पॉइंट नहीं है। अभी तो डिग्री के बाद आपको और प्रैक्टिस करनी है, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, वहाँ तक जाना है। तो वी रियली प्रे कि आप वहाँ तक जरूर अपनी डिज़ायर्ड मंजिल तक पहुँचें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।